नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी टेट के 2014 के पेपर के बारे में बात करेंगे और हम इसमें डिस्कस करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पेपर बन के, जो कि 2014 में आपके पूछा गया था। ठीक है, तो अपना ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए अपने मुद्दे पर आते हैं और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बाल विकास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। स्वाभाविक और कृत्रिम होता है, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण होता है, जन्मजात या अर्जित होता है, या फिर अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा को दो भागों में वर्गीकृत किया है, एक तो जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा जन्मजात अभिप्रेरणा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि सीखने का जो लर्निंग का ट्रांसफर हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या फिर ये सभी। तो इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ये सभी। जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी गई दूसरे विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक या घातक होता है, तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। तो जो आप कुछ सीख रहे हो और आप उस सीखे हुए ज्ञान का किसी और दूसरी परिस्थिति में यूज करते हो पॉजिटिव वे से, तो वो आपका क्या हो जाता है? एक सकारात्मक हो जाता है। ठीक है, सकारात्मक स्थानांतरण हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप कुछ चीज़ सीख रहे हो लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो नेगेटिव हो गया, तो फिर आप उस चीज़ को करने से आगे वाले टाइम में डरोगे, और उस तरह की कुछ भी चीज़ होगी तो उस तरह की चीज़ को आप करने से आगे डरोगे, तो वो आपका एक नकारात्मक स्थानांतरण हो गया। ठीक है, तो ये वाली बात है। यह स्थानांतरण कई प्रकार का हो सकता है, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण और द्विपार्श्विक स्थानांतरण। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, यानी कि अंतर्दृष्टि, इंटरनल की बात कर रहे हैं। मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद या गेस्टॉल्टवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा गेस्टॉल्टवाद, जो है आपका अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। ठीक है, गेस्टॉल्टवाद इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि सीखने की जो सामग्री है उसके रूप में निरर्थक जो शब्द है उसका प्रयोग किया? विलियम जेम्स ने किया था, स्किनर ने किया था, एबिंगहॉस ने किया था, या फिर बार्टलेट ने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एबिंगहॉस। क्या नाम होगा इनका? एबिंगहॉस ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो जाएगा ये, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि, एक सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सीखने के नियम दिए गए हैं। जो सीखने के नियम हैं वो नियम दिए गए हैं किसके द्वारा? पेवलोव के द्वारा, स्किनर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, या फिर कॉलर के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थॉर्नडाइक के द्वारा। तो जो हमारे थॉर्नडाइक जी हैं उन्होंने सीखने के नियम दिए थे। कौन कौन से नियम थे? एक तो तत्परता का नियम था, एक प्रभाव का नियम था, और एक था अभ्यास का नियम। ठीक है, तो ये आपके इन्होंने ये 3-4 नियम दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, सही बात है। अब अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, सही बात है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये भी सही बात है। तो सारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ऑल सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये हो गया। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, ठीक है, जब आपकी शारीरिक वृद्धि होती है और जब आपका विकास होता है उसको क्या कहते हैं? तत्परता कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या अनुवांशिकता कहते हैं। तो उसको कहते हैं अभिवृद्धि। क्या कहते हैं उसको? अभिवृद्धि। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि कहते हैं क्योंकि अभिवृद्धि का एक निश्चित एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिवृद्धि। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। चिंतन, सोचना, ठीक है, आप जब चिंतन करते हो किसी भी चीज का तो वो आपके संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ठीक है, वो आप मेंटली सोचते हो, ठीक है, तो मानसिक क्रिया तो है। यह कथन दिया गया है, ये कथन किसने दिया है? डीवी द्वारा दिया गया है, गिलफर्ड द्वारा दिया गया है, क्रूज द्वारा दिया गया है या फिर रॉस के द्वारा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा रॉस। तो रॉस के अनुसार चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, गलत बात है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, गलत बात है ये भी। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट, हाँ ये सही बात है। हर बच्चा अपने आप में एक खासियत रखता है और हर बच्चा विशिष्ट है, ठीक है। आप किसी को फिजिकली या फिर मेंटली तौर पर उसको जज नहीं कर सकते। हर बच्चे के अंदर एक खास बात होती है, ठीक है, और वो हर कोई नहीं पहचान पाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है हमारा? एक सेकेंड। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, या फिर शिक्षण क्रिया, या फिर विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है, ना तो आपका अच्छा शिक्षण होगा, शिक्षक होगा, ना शिक्षण प्रक्रिया होगी, ना ही विद्यालय होगा। इसका जो सेंटर इसके जो सेंटर पे होता है वो होता है आपका बच्चा, बालक, ठीक है। बालक को ही ध्यान में रख के हम बाल मनोविज्ञान की जो शिक्षण पद्धतियां या फिर जो शिक्षण है वो करते हैं, ठीक है। इसमें टीचर वीचर का कोई केंद्र में नहीं होता, बच्चा होता है। अच्छी स्मृति की विशेषता है, यानी कि आपके जो गुड स्मृति है उसकी विशेषता क्या है? शीघ्र पुनः स्मरण करना, शीघ्र पहचान करना, अच्छी धारणा, ये सभी तो ऑल हो जाएगा। शीघ्र पुनः स्मरण करता है, शीघ्र पहचानता है, उसकी अच्छी धारणा होती है और ये सारे काम कर लेता है वो, ठीक है। शीघ्र पुनः स्मरण करना, पहचान करना, अच्छी धारणा और समायोजन आदि, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग, इमोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसका क्या अर्थ है? क्रोध एवं भय, स्नेह एवं प्रेम, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। तो इसका आंसर ये हो जाएगा उत्तेजना या फिर भाव में उथल पुथल। संवेग का अर्थ ये भी होता है, लेकिन इन तीनों में जो बेस्ट आंसर है वो ये वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल यानी कि स्किल सीखने की जो पहली अवस्था है वो क्या है? यथार्थता, समन्वय, कल्पनाशीलता या फिर अनुकरण। तो आपको अगर कोई कौशल सीखना है तो उसकी पहली अवस्था क्या है? आप देखते हो छोटा बच्चा क्या करता है, जब उसके सामने कोई डांस करता है या फिर कोई चीज़ करता है तो वो उसको देखता है ध्यान से और उसकी तरह करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आप अनुकरण करके सीखते हो। प्राथमिक अवस्था आपकी क्या होगी? अनुकरण करना, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये हो गया, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया, यानी कि जो आपकी मानसिक आयु है उसके प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था? नहीं। गिलफर्ड ने किया था? नहीं। स्पीयरमैन ने किया था? नहीं। बिने और साइमन जी ने किया था। क्या नाम होगा इनका? मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग बिने और साइमन। देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपने किसी से पढ़ रखा है पहले, ठीक है,
तभी आप कर पाओगे। ये समझने वाले क्वेश्चन है कि आपको पता होगा तभी इन क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे। समझने वाले क्वेश्चन यानी कि आपके पेडागोजी सी टेट के एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, यूपी टेट के एग्जाम में बहुत कम पूछता है। 2-4 क्वेश्चन पूछ ले, वरना तो आपके थ्योरी बेस पे ही क्वेश्चन पूछता है यूपी टेट। ठीक है, तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी तभी जाके आप यूपी टेट की जो CDP वो बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी, ठीक बात है, खेल विधि या फिर किंडरगार्टन विधि या फिर ये सभी। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका आंसर मेरे ख्याल में खेल विधि होना चाहिए, सभी, ये सभी। तो यानी कि शैशव अवस्था के लिए सर्वोत्तम शिक्षण विधि कौन सी हो जाएगी आपकी, मॉन्टेसरी भी हो जाएगी, खेल विधि भी हो जाएगी, किंडरगार्टन विधि भी हो जाएगी, ये सभी। और आपने ये सारी विधि अपने डिप्लोमा कोर्स में पढ़ी होंगी, डिप्लोमा या फिर बीएड जो भी कर रखा हो, कुछ लोगों ने बीएड और डिप्लोमा दोनों भी कर रखे होंगे। तो ये सारी चीज़ आपने वहाँ पढ़ी होंगी, किंडरगार्टन क्या होती है, मॉन्टेसरी विधि क्या होती है, खेल विधि क्या होती है। खेल विधि तो आपको पता ही हो बच्चों को, खेल खेल में सिखाना। ठीक है, इन सब चीज़ की भी हम वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो बस आज इतना ही देख लेंगे, धीरे धीरे ये सब चीज़ भी कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है, एक सेकंड, क्वेश्चन 16 कह रहा है बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भ अवस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या फिर उपरोक्त सभी। तो बाल विकास में सारी चीज़ होते हैं, वातावरण का भी होता है भूमिका, प्रोसेस पे भी होता है, गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन भी होता है, यानी कि ऑल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या आपका, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ठीक बात है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, ठीक बात है, व्यक्तिक विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, उनका अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही बात है, सारे हो जाएंगे, ऑल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सर्व अधिक उपयुक्त जीवन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है। ये किस चीज़ का सिद्धांत है, मतलब किन्होंने ये सिद्धांत दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, डार्विन ने, लेमार्क ने, हैरिसन का या फिर मैकडूगल का। तो आपको पता ही है, आप अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो डार्विन का आपने ये पढ़ा ही होगा। और वैसे भी आपकी जो टीचिंग कोर्सेज होते हैं वहाँ भी आपको ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो डार्विन का आपको पता ही होगा, ये डार्विन का है सिद्धांत। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्रम विकास जैविक आबादी के आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, अभिवृद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिक्षमता का। कुछ नहीं करते, केवल आपकी बुद्धि का परीक्षण करते हैं, सामान्य बुद्धि का परीक्षण करते हैं। ठीक है, सामान्य बुद्धि का मापन विनय साइमन बुद्धि परीक्षण द्वारा किया गया था, ठीक बात है। 1905 में विनय साइमन नामक 2 वैज्ञानिकों द्वारा इस परीक्षण की शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा संवेगात्मक विकास, एक सेकेंड, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेगात्मक यानी कि आपके इमोशनली जो डेवलपमेंट है, आपके इमोशंस का जो डेवलपमेंट है वो उस चीज़ को कौन प्रभावित करता है, ऐसे कौन से कारक हैं। शारीरिक स्वास्थ्य करता है, मानसिक योग्यता करती है, थकान करती है, सारे ऑल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इजी था, सभी ने बना लिया होगा, सभी कर लेंगे इसको। इस तरह के अगर क्वेश्चन है तो ये इजी होते हैं, पढ़ जाते हैं, सब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है किसका, हरलॉक का, टीपी नन का, मैकडूगल का या फिर रॉस का। तो ये हो जाएगा आपका हरलॉक का। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई आप क्या कहते हैं समझने वाली चीज़ नहीं लगा सकते।
क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, क्या है? कौशल अर्जन करना, ज्ञान अर्जन करना, व्यवहार में परिवर्तन करना, या फिर व्यक्तिगत समायोजन करना। सीखने का, लर्निंग का सर्वाधिक, सर्वाधिक कह रहे हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा है? सबसे ज़्यादा बेस्ट आंसर ये वाला है। आपका जो व्यवहार है वो, उसमें चेंजेस आते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे वाणी दोष की। वाणी दोष नहीं है, यानी कि आपके जो बोलने का जो तरीका है उसमें दोष नहीं है। कौन सा नहीं है? ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ये तो है, ठीक है, ये तो है भाई। धीमी या तेज ध्वनि गति से बोलना, अगर आप धीमी तेज से बोल रहे हो या तेज गति से बोल रहे हो तो वो तो नहीं माना जाता। हकलाना, ये भी है। तीव्र अस्पष्ट वाणी, तेज तेज बोल रहे हो लेकिन आपकी जो भाषा है किसी दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही, अस्पष्ट बोल रहे हो, शब्दों में स्पष्टता नहीं है, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है, यानी कि प्राथमिक, प्राइमरी लेवल पर अगर आपको मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? मूल्य के महत्व को बताना, ठीक बात है। मूल्य के पालन न करने पर दंडित करना, आप बच्चे के अंदर थोड़ा सा दंड डांटोगे, थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा सा डरा के रखोगे, अगर वो गलत करता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिव आएगा कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा सा डरा के धमका के भी रखना है, ये नहीं कि बिल्कुल छूट खुला छोड़ दो। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, ठीक है, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर मेरे ख्याल में इन्होंने दे रखा है सी, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, तो यानी कि हमारा ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, मूल्य के महत्व को बताना ये भी गलत हो गया, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। हमारा समाज सांस्कृतिक रूप से बहुआयामी है, इसलिए शिक्षा के द्वारा उन सामाजिक और शाश्वत मूल्यों का विकास होना चाहिए जो हम लोगों को एकता की ओर ले जा सकें। प्राथमिक स्तर पर मूल्य आधारित शिक्षा देने की कई विधियाँ होती हैं, सर्वोत्तम विधि है महान व्यक्ति गुणों के बारे में बताना, मूल्य के महत्व को बताना, अध्यापक द्वारा स्व मूल्य आधारित व्यवहार का आचरण कराना, अपनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, मूल्य के वर्गीकरण से सम्मिलित नहीं है, मूल्यों के वर्गीकरण से सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। तो मूल्य का तात्पर्य मानव जीवन के सकारात्मक गुण जो लोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे नैतिक आचरण, आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक आदि। केन प्रकरणों धनार्जन अनैतिकता हो सकता है, अतः यह मूल्य नहीं बल्कि दोष है, यानी कि इसका ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ये वाला, क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला है, ये भी है, ये भी है, बट ये नहीं है, ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। कह रहा है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा होता है? सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, या फिर मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व होता है, यानी कि आत्मकेंद्रित की बात कर रहे हैं, अंतर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है, अब उभयमुखी होता है, या सामाजिक निर्भर होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है अंतर्मुखी होता है। आत्मकेंद्रित है वो तो अंतर्मुखी होगा। अंतर्मुखी व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण आत्मकेंद्रित है। जैसे ऐसे व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं तथा बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद का समायोजन करने में कठिनाई महसूस करते हैं, ऐसे लोग निराशावादी होते हैं। कैसे होते हैं ऐसे लोग? निराशावादी, जो आत्मकेंद्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है, कैसा होता है? ये बहिर्मुख, जो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करते, तो सिंपल सा आंसर है बहिर्मुख होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे? नहीं। मनोचिकित्सा के पास ले जाएंगे? हो सकता है। स्वयं परामर्श की भूमिका का निर्वहन करेंगे? ठीक बात है। उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे? नहीं।
तो इसका मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन इसमें बेस्ट आंसर ये वाला है, स्वयं परामर्श की भूमिका का निर्वहन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे अब हम। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, भाषा विकास का अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या फिर परिपक्वता का सिद्धांत। तो जो है ये वाला सिद्धांत नहीं है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत भी है, सॉरी अनुबंधन का सिद्धांत भी है, अनुकरण का सिद्धांत भी, यानी कि आप अनुकरण के द्वारा सीखते हो, परिपक्वता जब आप परिपक्व हो जाओ तो तब भी धीरे धीरे सीख जाते हो। ठीक है, तो ये आपके भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके हो गए सी टेट, सॉरी ये आपके हो गए यूपी टेट के क्वेश्चन। तो ये आपके हो गए यूपी टेट पेपर 1 की क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी ये हो गए आपके